तो स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। और आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, वह होने वाली है फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश पर। तो आइए बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का ये टॉपिक। तो दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाश की, तो दोस्तों सबसे पहले हम प्रकाश की परिभाषा को देख लेते हैं। अगर आपसे कोई भी पूछ लिया जाए दोस्तों कि एक लाइन में प्रकाश बताएं तो प्रकाश होता क्या है, तो अगर हम बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने के लिए आंख को संवेदना प्रदान करता है। दोस्तों मैंने क्या बताया कि प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का एक रूप है जो किसी वस्तु को देखने के लिए आंखों को संवेदना प्रदान करता है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो दोस्तों हमने देखा कि प्रकाश जो है एक ऊर्जा का ही एक रूप है। अगर दोस्तों प्रकाश की अनुपस्थिति में दोस्तों हम देख नहीं पाएंगे, तो अगर दोस्तों किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो वो पड़ती है प्रकाश की। प्रकाश दोस्तों जब वह वस्तु से टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है दोस्तों, तब हमें वह वस्तु दिखाई पड़ती है। तो ये था दोस्तों प्रकाश की परिभाषा। अगर अब हम बात करें दोस्तों प्रकाश के गुणधर्म की, तो अगर मैं बात करूं किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों डायरेक्ट ही आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्रकाश क्या है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए प्रकाश के आवागमन के लिए, संचारण के लिए क्या, प्रकाश के संचरण के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है, प्रकाश कैसे गमन करता है, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किसमें होती है, प्रकाश की चाल न्यूनतम किसमें होती है दोस्तों। तो ये सभी आपसे प्रकाश से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। तो आइए हम देखते हैं प्रकाश के गुणधर्म। अगर हम बात करें दोस्तों प्रकाश के गुणधर्म की, तो प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। हमने देखा दोस्तों कि प्रकाश क्या है? ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए यह बन जाता है दोस्तों कि बताइए प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम जरूरी है और नहीं, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकाश के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश बिना माध्यम मतलब निर्वात में भी संचरण कर सकता है। तो दोस्तों प्रकाश जो है माध्यम में भी संचरण कर सकता है, लेकिन अगर जहाँ माध्यम नहीं है दोस्तों, वैक्यूम में निर्वात है, तो वहाँ पर भी क्या होता है? प्रकाश संचरण कर सकता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में संचरण करता है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। डायरेक्ट ही आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में ही संचरण करता है। प्रकाश की गति अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। तो दोस्तों अलग अलग मीडियम में प्रकाश की जो चाल होगी वह अलग अलग होती है। सघन माध्यम में जहाँ डेंस मीडियम होगा वहाँ गति कम होगी, और जहाँ दोस्तों रेयर मीडियम होगा, विरल माध्यम होगा, वहाँ पर गति ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात वैक्यूम में होता है। डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है दोस्तों, इसे आप स्टार मार्क कर लीजिएगा। प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में आपको देखने को मिलेगी? तो आपको वैक्यूम में देखने को मिलेगी, जिसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। दोस्तों आपको इस मान को भी अच्छे से याद करना है। डायरेक्ट ही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताइए वैक्यूम में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपका आंसर होने वाला है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मैंने आपको बताया दोस्तों कि अगर जितना डेंस मीडियम होगा दोस्तों उतनी कम चाल होगी आपकी प्रकाश की, और जितना रेयर मीडियम होगा दोस्तों उतनी ज़्यादा चाल होगी आपकी किसकी? प्रकाश की। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण और वर्ण विक्षेपण गुण प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों हमने देखा प्रकाश की परिभाषा। हमने देखा प्रकाश क्या है दोस्तों? ऊर्जा का ही एक रूप है। क्या है दोस्तों? प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश दोस्तों सीधी रेखा में गमन करता है दोस्तों। अगर हम बात करें प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, हमने देखा दोस्तों प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? निर्वात में होती है दोस्तों। और बात करें 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड दोस्तों, हमने चाल को देखा। और अगर बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश को मीडियम की आवश्यकता नहीं होती दोस्तों, वह मीडियम में भी चल सकता है और बिना मीडियम के भी चल सकता है। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आपके डायरेक्ट ही ऐसे ही आपकी परीक्षाओं में आपको ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों हमने देखा परिभाषा और प्रकाश के गुण। अब देखते हैं दोस्तों प्रकाश संबंधित कुछ घटनाएं, जो प्रकाश के द्वारा कुछ घटनाएं होती हैं, अब हम उनको समझेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं दोस्तों प्रकाश की प्रमुख प्रवृत्ति, नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं दोस्तों परावर्तन को। हम देखने वाले हैं परावर्तन को। अगर हम बात करें परावर्तन की, तो जब प्रकाश किरणें किसी परावर्तक सतह से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को बोला जाता है दोस्तों प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होता क्या है दोस्तों? प्रकाश किरण आती है और किसी चमकदार सतह से टकरा कर वापस उसी माध्यम में लौट जाना, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन बोला जाता है दोस्तों। अगर हम चित्र से बात करें दोस्तों, चित्र समझने की बात करें, तो दोस्तों ये एक दर्पण हो जाता है। M1 और M2 क्या है दोस्तों? यहाँ M1 और M2 दोस्तों एक दर्पण हो जाते हैं। M1 और M2 क्या है दोस्तों? एक दर्पण है, चमकदार सतह है। दोस्तों आपने देखा होगा ए क्या है दोस्तों? प्रकाश की आपतित किरण है। तो दोस्तों ए प्रकाश की आपतित किरण आती है और दर्पण से टकरा कर
परावर्तित होकर चली जाती है दोस्तों। ये जो सी है दोस्तों, यह क्या है, परावर्तित किरण है। और एन है दोस्तों, क्या है यहाँ पर, अभिलंब। क्या है दोस्तों, एन एक अभिलंब हो जाता है दोस्तों। काल्पनिक रेखा हम खींचते हैं दोस्तों, इसे ही बोला जाता है अभिलंब। तो दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ए जो है दोस्तों यह आपतित किरण हो जाती है और सी जो होती है दोस्तों परावर्तित किरण। तो दोस्तों आपतित किरण दोस्तों प्रकाश की एक किरण आती है और दर्पण से टकरा कर परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इसी घटना को क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन। और अगर हम बात करें दोस्तों अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को बोला जाता है दोस्तों एंगल आई। और परावर्तन और अभिलंब के बीच परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को बोला जाता है दोस्तों एंगल आर। तो दोस्तों अगर हम बात करें, एंगल आई हमेशा एंगल आर के बराबर होता है। तो दोस्तों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। अभी हमने देखा दोस्तों परावर्तन। तो दोस्तों परावर्तन कितने प्रकार का होता है, तो परावर्तन दो प्रकार का होता है। आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा सीधे कि बताइए परावर्तन के प्रकार बताएं, तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका नियमित परावर्तन और दूसरा होता है आपका अनियमित परावर्तन। तो आइए दोस्तों समझते हैं नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों माना एक प्लेन सतह है दोस्तों, माना क्या है, एक प्लेन सतह है दोस्तों और एक इस प्रकार की कुछ आपको सतह देखने को मिलेगी। दोनों ही चमकदार सतह है दोस्तों, दोनों में ही क्या है, लगी हुई है, पॉलिश लगी हुई है। तो दोस्तों माना यहाँ क्या होगा दोस्तों, प्रकाश की किरण आएगी और उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाएगी। प्रकाश की किरण आएगी दोस्तों, उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाएगी। प्रकाश की किरण आती है और उसी माध्यम में वापस लौट के चली जाती है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोस्तों कि किरण एक ही कोण में और एक ही दिशा में परावर्तित होती है। लेकिन यहाँ पर क्या होने वाला है दोस्तों, प्रकाश की किरण जैसे यहाँ आती है दोस्तों और वापस यहाँ से परावर्तित होकर चली जाती। अब प्रकाश की किरण दोस्तों यहाँ आएगी और परावर्तित होकर चली जाएगी। फिर प्रकाश की किरण आएगी दोस्तों और ये इसका परावर्तन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसमें दोस्तों, आपको प्रकाश के किरणों के बीच में दोस्तों कोण भी भिन्न भिन्न देखने को मिलेंगे और दिशाएं भी आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों ये जो उदाहरण था यह नियमित परावर्तन का हो जाता है और यह अनियमित परावर्तन का उदाहरण हो जाता है दोस्तों। परावर्तन के नियम। तो दोस्तों यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों, हर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से आपको ज़रूर ही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें परावर्तन के नियम, तो दोस्तों परावर्तन के दो नियम होते हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही तल में होंगे। दोस्तों ये क्या बोल रहा है, जैसा हमने यहाँ देखा, जैसा दोस्तों हमने यहाँ देखा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते दोस्तों। यह आपका क्या है, यह हो जाता है आपका पहला नियम हो जाता है दोस्तों। और दूसरा नियम क्या हो जाएगा, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर दोनों क्या होंगे दोस्तों, बराबर होंगे दोस्तों। क्या होते हैं, आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो दोस्तों यही दो नियम आपके होते हैं। परावर्तन के बाद अब हम देखने वाले हैं अपवर्तन को। अगर हम अपवर्तन की बात करें तो जब प्रकाश तरंगें एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और इसी घटना को क्या बोला जाता है, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो दोस्तों ये तो थी अपवर्तन की परिभाषा, लेकिन दोस्तों आपको नोट करके मैं एक चीज़ बता दूँ कि प्रकाश जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगा, तो दोस्तों माध्यम मैंने आपको बताया कि हवा, जैसे माध्यम की अगर हम बात करें तो हवा भी एक क्या है, मीडियम है। कांच भी एक क्या है दोस्तों, कांच भी आपका एक मीडियम हो जाएगा। हीरे की बात करें दोस्तों तो हीरा भी आपका मीडियम हो जाएगा। जल की बात करें तो जल भी मीडियम हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने केमिस्ट्री में पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा तो पदार्थ में दोस्तों क्या होता है, पदार्थ की अवस्थाएं होती है दोस्तों तीन, ठोस, द्रव और गैस। अगर हम बात करें दोस्तों ठोस में जो मॉलिक्यूल होते हैं, अणु जो होते हैं, उनमें दोस्तों आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। तो अणुओं के मध्य आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है दोस्तों, ठोस के अणु जो होते हैं पास पास होते हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें हवा की, तो हवा में क्या होता है दोस्तों, गैसेस में जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होता है वह कम होता है दोस्तों ठोसों के मुकाबले। तो यहाँ पर जो अणु होंगे दोस्तों यह दूर दूर स्थित होंगे। तो दोस्तों जहाँ अणु पास पास वह माध्यम कहलाता है दोस्तों सघन माध्यम। क्या दोस्तों, जहाँ अणुओं के मध्य दूरी कम होगी दोस्तों वह सघन कहलाएगा, और जहाँ अणुओं के मध्य ज़्यादा दूरी होती है दोस्तों उसे बोलते हैं हम विरल माध्यम। तो दोस्तों अगर जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब की ओर झुक जाती है, और अगर दोस्तों वह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। आपको डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है कि बताइए प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है, प्रकाश किरण हवा से कांच में जाती है, तो बताइए वह अभिलंब की ओर झुकेगी या फिर अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो दोस्तों हवा से कांच में जा रही है, तो दोस्तों अगर बात करें हवा की तो हवा हो जाएगा हमारा विरल माध्यम, और कांच दोस्तों हवा के मुकाबले सघन माध्यम में आ जाता है दोस्तों, तो यह क्या हो जाएगा आपका
यह हो जाएगा दोस्तों आपके, अगर विरल से सघन में जाती है तो मैंने आपको बताया कि वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों ऐसे भी एग्जाम्पल देके आपको क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और अपवर्तन के दोस्तों एग्जाम्पल आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आइए अपवर्तन के द्वारा क्या क्या एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं हम उन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों द्रव में अंशतः डूबी हुई जो सीधी क्षण होती है दोस्तों वह टेढ़ी दिखाई पड़ती है। ये किसके कारण होता है दोस्तों? ये आपके होते हैं अपवर्तन के कारण। तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, ये भी आपके अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। सूर्योदय के पहले एवं सूर्यास्त के बाद भी सूर्य दिखाई देता है दोस्तों, ये भी आपका क्या है? अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। अगर बात करें हम पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, तो दोस्तों ये भी आपके अपवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों पानी से भरे किसी बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, तो ये भी आपका अपवर्तन का उदाहरण हो जाता है। और जल के अंदर पड़ी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती है, ये भी आपके अपवर्तन का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने उदाहरण मैंने आपको बताया है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से डायरेक्ट ही ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं, तो आपको इन उदाहरणों को भी समझना है दोस्तों, याद करना है। अब अगला चलते हैं दोस्तों हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो अगला होने वाला है हमारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से अधिक हो जाता है तो प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय सघन माध्यम में ही लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोला जाता है। तो दोस्तों क्या बोला जा रहा है? दोस्तों हमने देखा अपवर्तन में क्या देखा दोस्तों हमने कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो दोस्तों आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछने को मिलेगा, बताइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब देखने को मिलेगा? तो दोस्तों जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश की किरण जाएगी तभी आपको पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की जो घटना है दोस्तों वह देखने को मिलती है। तो पहला क्वेश्चन डायरेक्ट ही ऐसा बनता है कि बताइए पूर्ण आंतरिक परिवर्तन आपको कब देखने को मिलेगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। तो आइए दोस्तों इसे समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ क्या बोला जाता है कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो माना दोस्तों यह सघन माध्यम हो जाएगा हमारा और यह जो हो जाएगा दोस्तों हमारा विरल माध्यम। यह क्या होने वाला है दोस्तों? विरल माध्यम। तो दोस्तों प्रकाश की किरण यहाँ आती है, प्रकाश की किरण यहाँ आती है दोस्तों, और क्या हो जाता है कि सघन से विरल में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो वह क्या हुआ दोस्तों? अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों ऐसी कुछ प्रक्रिया आपको अपवर्तन में देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि अगर हम इस एंगल जो आपतन कोण है दोस्तों आई, एंगल आई का मान दोस्तों बढ़ाएं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यह जो किरण है दोस्तों, यह जो किरण है 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी दोस्तों? 19 डिग्री पर क्या हो जाएगी दोस्तों? अपवर्तित हो जाएगी दोस्तों, 19 डिग्री पर अपवर्तित हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे हम एंगल आई का मान बढ़ाते जाएं दोस्तों, जब ये 90 डिग्री एंगल बन जाता है इसे ही बोला जाता है दोस्तों क्या? क्रांतिक कोण। क्या बोला जाता है दोस्तों? इसे ही बोला जाता है दोस्तों क्रांतिक कोण। अगर हम बात करें एंगल आई का मान दोस्तों अभी हमने बढ़ाया तो क्या हुआ? यह अपने अभिलंब से दूर हटते होते हुए दोस्तों क्या हो गया? 90 डिग्री का कोण बना लेती है आपकी अपवर्तित किरण, और इसे ही बोला जाता है आपका क्रांतिक कोण। तो दोस्तों एक समय ऐसा आएगा कि जब अगर हम एंगल आई का मान दोस्तों बढ़ाते जाएं तो यह क्या होगा? सघन माध्यम से जाते हुए दोस्तों, जैसे सघन माध्यम से दोस्तों क्या आई थी आपकी प्रकाश की किरण, हमने एंगल आई का मान इतना बढ़ाया दोस्तों कि वह 90 डिग्री क्रांतिक कोण को भी पार कर जाए और वह वापस से उसी माध्यम में क्या हो जाएगी दोस्तों? लौट जाएगी। वापस से उसी माध्यम में सघन माध्यम में लौट जाएगी दोस्तों, और इसे ही बोला जाता है आपका क्या? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो आशा है आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन समझ में आया होगा। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह देखने को मिलता है दोस्तों कि बताइए क्रांतिक कोण क्या होता है? तो दोस्तों एंगल आई का मान हम बढ़ाते बढ़ाते दोस्तों इतना बढ़ा देते हैं कि जो अपवर्तित किरण है वह 90 डिग्री, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण हो जाता है वह 90 डिग्री हो जाता है, और इसे ही क्रांतिक कोण बोलते हैं दोस्तों। और इस घटना के बाद अगर हम एंगल आई जो आपतित कोण है दोस्तों, आपतन कोण है, उसका मान और बढ़ाएं तो क्या होता है दोस्तों कि वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो इसे ही बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो दोस्तों प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो दोस्तों जो शर्त मैंने आपको बताया कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए, आपतन कोण का मान संगत क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, और अगर हम बात करें दोस्तों हीरे का चमकना, ये किसके उदाहरण है दोस्तों? ये आपके प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के उदाहरण हो जाते हैं। अब अगली जो घटना है दोस्तों वह है आपकी वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों वर्ण विक्षेपण के बारे में हम समझते हैं। जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही प्रकाश का क्या बोला जाता है दोस्तों? वर्ण विक्षेपण। तो दोस्तों इस घटना में प्रकाश किरण प्रिज्म से गुजरने के बाद 7 रंगों में विभक्त होता है। तो आपको इस रंगों के भी दोस्तों क्रम याद करने हैं। तो दोस्तों हम याद करते हैं बैजानी, हपी, नाला से। तो दोस्तों बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन 7 रंगों के समूह को क्या बोला जाता है दोस्तों?
स्पेक्ट्रम क्या बोला जाता है दोस्तों, वर्णक्रम बोला जाता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि जब कोई श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ये एक प्रिज्म है, यहाँ से दोस्तों आपका श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है दोस्तों। इस रंगों का क्रम भी आपको याद करना है दोस्तों, बै जानी ह पी ना ला। तो दोस्तों आपको इस क्रम को भी याद करना है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा कि श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में व्यक्त होने की घटना को ही क्या बोला जाता है, वर्ण विक्षेपण बोला जाता है। अगला हो जाएगा दोस्तों आपका प्रकीर्णन। तो जब प्रकाश धूल के कणे, खुरदुरे सतह या किसी गैस की अणुओं से टकराती है तो प्रकाश सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्या होता है दोस्तों कि प्रकाश की एक किरण आती है और यह आपके धूल कण, यहाँ क्या होंगे दोस्तों, आपके एटमॉस्फेयर में धूल कण होंगे। तो दोस्तों ये धूल कण से टकरा कर क्या हो जाता है दोस्तों, सभी दिशाओं में फैल जाता है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सभी दिशाओं में फैल जाएगा और इसी क्रिया को क्या बोला जाता है दोस्तों, इसे को ही बोला जाता है क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। इसे क्या बोला जाता है दोस्तों, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो आपसे यहाँ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि बताइए प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है। तो आपका जाएगा प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है दोस्तों, रंगों का प्रकीर्णन, यह आपके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है दोस्तों। और जिस प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगी दोस्तों, उस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। और जिस रंग का प्रकाश की तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगी उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होगा दोस्तों। तो दोस्तों जिसकी तरंग दैर्ध्य कम उसका प्रकीर्णन अधिक, और जिसकी तरंग दैर्ध्य अधिक उसका प्रकीर्णन कम। तो दोस्तों ये था हमारा प्रकाश और प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।